आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। बारिश बराबर हो रही थी। हवा दरख्तों में चीख रही थी। सुल्ताना अभी तक सो न सकी थी। बिजली वापस नहीं आई थी। अंधेरे से उसे वहशत हो रही थी। तेज हवा की सरसराहटों में उसने सुना बाहर बरामदे में कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। चाप रुक रुक कर उभर रही थी। सुल्ताना लरस कर रह गई। कदमों की आहट रुक रुक कर उभरती रही। बारिश का जोर अभी तक नहीं टूटा था। हवा के शोर से दिल दहलता था। इसी असना में कमरे के दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई। खट 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 खट। डर के मारे सुल्ताना मसहरी की पट्टी से चिमट गई। फिर एक भारी आवाज उभरी, सुल्ताना, सुल्ताना। नियाज आहिस्ता आहिस्ता पुकार रहा था। सुल्ताना ने पूछा, कौन? नियाज ने कहा, दरवाजा खोलो। सुल्ताना दम बखुद पड़ी सोचती रही कि उसे क्या करना चाहिए। दरवाजे पर आहिस्ता आहिस्ता खटखट होती रही। नियाज रुक रुक कर उसे आवाज देता रहा। आखिर सुल्ताना ने उठकर दरवाजा खोल दिया। नियाज अंदर आ गया। जरा देर वो चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने सुल्ताना से कहा, देखो जरा होशियार सोना। उसने जल्दी से पूछा, क्यों? मुझे अभी अभी ऐसा महसूस हुआ कि कोई बरामदे में चल रहा है। आवाज सुल्ताना ने भी सुनी थी। वो खौफ से लरस कर रह गई। नियाज कहता रहा, पहले तो मैं पड़ा पड़ा उस आहट को सुनता रहा, फिर बाहर निकल के देखा तो कुछ नजर न आया। अंधेरा इस कदर है कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता। तुमने मोमबत्तियां भी मंगवा कर नहीं रखी? उसकी आवाज अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता उभरती रही। खौफ के मारे सुल्ताना की आवाज तक न निकली। वो सहमी हुई खड़ी रही। नियाज ने पूछा, तुमको डर तो नहीं लगेगा? और जवाब का इंतजार किए बगैर सुल्ताना का हाथ थाम लिया। चलो आज मेरे कमरे में सो जाओ। सुल्ताना ने कसमसाकर आहिस्ता से कहा, नहीं। उसकी आवाज लरज रही थी। नियाज ने उसे प्यार से डांटा, पागल मत बनो, आओ। और झपाक से उसे दोनों बाजुओं पर उठा लिया। नियाज उसे बाजुओं पर उठाए हुए कमरे के बाहर आ गया। बारिश के कतरे खिड़की के शीशों पर, दरख्तों पर, छतों पर बज रहे थे। हवा फराटे भरती दरख्तों पर से गुजरती तो ऐसा महसूस होता कोई जोर जोर से कहकहे लगा रहा है। अंधेरा बहुत गहरा था। इस घटाटोप अंधेरे में नियाज के बोझल कदमों की आवाज बरामदे के पुख्ता फर्श पर आहिस्ता आहिस्ता उभरती रही। खट 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 खट। आवाज दूर होती चली गई। बाहर दरख्तों में कोई परिंदा अचानक जोर से चीखा। फिर उसकी चीख बारिश के शोर में डूब गई। हर तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। भीगी हुई स्याह बख्त रात और स्याह हो गई। सलमान लगभग 1.5 महीने तक अस्पताल में रहा। उसके जिस्म पर 13 जख्म आए थे। 3 रोज तक वो इमरजेंसी वार्ड में बेहोश पड़ा रहा। जब होश आया तो उसकी बीनाई बहुत धुंधली थी। नकाहत इस कदर ज्यादा थी कि मुंह से आवाज न निकलती थी। पहलू में तीसरी पसली के नीचे ऐसा गहरा जख्म था जिसने कई रोज तक डॉक्टरों को परेशान रखा। शुरू शुरू में स्काईलार्क अस्पताल में उसकी इयादत के लिए आते रहे, मगर रफ्ता रफ्ता उन्होंने आना जाना बिल्कुल छोड़ दिया। उनका ये रवैया सलमान को बहुत शाक गुजरा। उसे स्काईलार्कों की इस बेइतनाई पर गुस्सा आया और अपनी बेकसी पर दुख भी हुआ। अस्पताल से सेहतियाब होकर जब वो हेडक्वार्टर पहुंचा तो बहुत झुंझलाया हुआ था। रास्ते भर सोचता रहा कि फलक पैमा के आइंदा इजलास में वो स्काईलार्कों की इस बेरुखी के खिलाफ शदीद एहतजाज करेगा और ये दरियाफ्त करेगा कि उसके साथ ऐसा नारवा सलूक क्यों इख्तियार किया गया। लेकिन गुमटी पहुंचकर उसने हेडक्वार्टर देखा तो सब कुछ भूल गया। हेडक्वार्टर की दीवारें अभी तक झुलसी हुई नजर आ रही थी। हर चंद के जले हुए दरवाजों और खिड़कियों की जगह नई खिड़कियां और दरवाजे लगा दिए गए थे, मगर आतिश ज़दगी के निशानात जगह जगह धुएं के स्याह धब्बे बनकर बिखरे हुए थे। लाइब्रेरी की एक दीवार चिटक गई थी। उसमें इंच भर चौड़ा निशान था। सलमान जिस वक्त वहां पहुंचा दिन ढल चुका था। शाम के उमड़ते और फैलते हुए धुंधलुखे में हेडक्वार्टर की इमारत किसी खंडर की तरह वीरान नजर आ रही थी। सलमान ने अंदर दाखिल होकर देखा, कमरों में गहरा सन्नाटा था। न पहली सी चहल पहल थी, न स्काईलार्कों की मसरूफ और सरगर्म जिंदगी की गहमा गहमी थी। हर तरफ बोझल खामोशी छाई थी। वो राहदारी से गुजरता हुआ दफ्तर की जानिब बढ़ा।
दफ्तर का दरवाजा खुला था। कमरे में दिन की डूबती हुई रोशनी मध्यम पड़ चुकी थी। इस नीम तारीकी में एक नहीफ और लागर शख्स मेज पर झुका सामने रखे हुए कागजात देखने में महव था। उसने करीब जाकर देखा तो शशदर रह गया। ये डॉक्टर जैदी था। उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, बाल कनपटियों पर से सफेद हो गए थे। वो खासा बूढ़ा नजर आ रहा था। सलमान के दिल को सख्त धचका लगा। वो दरवाजे पर ठिठक कर रह गया। गौर से देखने लगा कि आया वो डॉक्टर जैदी ही है या कोई और। वाकई वो अब बहुत तब्दील हो गया था। अचानक डॉक्टर ने गर्दन उठाकर सलमान की तरफ देखा और हैरत से चीखता हुआ खड़ा हो गया। हेलो सलमान। सलमान गर्मजोशी से बगलगीर होते हुए बोला, डॉक्टर, तुमने अपने ये क्या हुलिया बना लिया? डॉक्टर जैदी सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। उसकी मुस्कुराहट बड़ी पुजमुर्दा थी। ऐसा मालूम होता था जैसे सलमान के इस सवाल से उसे जहनी अजियत पहुंची है। सलमान ने खामोशी इख्तियार कर ली, मजीद बातचीत न की। दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। कमरे में अब खासा अंधेरा हो गया था। डॉक्टर ने उठकर लैंप रोशन किया। सलमान ने पूछा, दूसरे स्काईलार्क कहाँ हैं? अपने अपने हलकों में काम करने गए हैं, आते ही होंगे। डॉक्टर जैदी के जवाब से सलमान को बड़ी ढारस हुई। इसके बाद बातों का तवील सिलसिला चल गया। डॉक्टर जैदी ने बताया कि सफदर बशीर हमले की रात ही को जाँ बहक हो गया था। उसके जिस्म पर जख्मों के 42 निशानात थे। इसके अलावा दूसरे स्काईलार्क भी जख्मी हुए थे। सिर्फ फहीमुल्लाह 2 स्काईलार्कों के साथ पिछली दीवार फांद कर बच निकलने में कामयाब हो गया था। पुलिस मौके वारदात पर उस वक्त पहुंची जब हमलावर फरार हो चुके थे। हालांकि फहीमुल्लाह ने हेडक्वार्टर से निकलते ही पहला काम यह किया था कि पुलिस को हमले की इत्तला कर दी थी। पुलिस की तफ्तीश शुरू होने के चंद ही रोज बाद करीब करीब सारे स्काईलार्क गिरफ्तार कर लिए गए। हेडक्वार्टर की तलाशी ली गई और तमाम कागजात पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए। स्काईलार्कों पर सफदर बशीर के कत्ल के इल्जाम में मुकदमा कायम किया गया। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक इल्जाम की नौवियत यह थी कि सफदर बशीर फलकपैमा से मुस्ताफी हो चुका था। वो लंदन जाने वाला था। वारदात की शब वो हेडक्वार्टर आया था और फलकपैमा के फंड में उसकी जो रकम मौजूद थी उसकी वापसी का मुतालबा कर रहा था, मगर रकम देने से इनकार कर दिया गया। इस पर बात बढ़ गई। स्काईलार्कों ने यह साबित करने के लिए कि सफदर बशीर अपने हामियों के साथ हमला करने की नीयत से आया था, हेडक्वार्टर की इमारत को आग लगा दी। पुलिस के मौक़िफ़ की तायीद अलीम अहमद ने की। बाद में फहीमुल्लाह भी सरकारी गवाह बन गया। इन दोनों के अलावा पुलिस बस्ती से भी चंद गवाह मुहैया करने में कामयाब हो गई। मुकदमे का सबसे दिलचस्प पहलू यह था कि पोलिंग से कबल किसी स्काईलार्क की जमानत ना हो सकी। वोटिंग के वक्त पोलिंग स्टेशन पर स्काईलार्कों का ना कोई एजेंट मौजूद था और ना ही वोटों की गिनती के वक्त कोई नुमाइंदा था। डॉक्टर जैदी उम्मीदवार था, मगर दूसरे स्काईलार्कों के साथ वो भी जेल में बंद था। इंतखाबात के नताइज का ऐलान हुआ तो उसके वोट तादाद में इस कदर कम निकले कि जमानत भी जब्त हो गई। खान बहादुर फरजंद अली भारी अक्सरियत से म्युनिसिपल बोर्ड का मेंबर मुंतखब हो गया। इस शानदार कामयाबी पर उसकी धूमधाम से जुलूस निकला। बस्ती में जगह जगह मिठाई तकसीम हुई। उसके कारकुनों ने अपने घरों पर चिरागा किया। खान बहादुर फरजंद अली की कामयाबी के चंद ही रोज बाद स्काईलार्कों की जमानतें मंजूर होना शुरू हो गई। अली अहमद भी जमानत पर रिहा हो चुका था, अलबत्ता रियाज सेफ्टी एक्ट के तहत हनूज नजरबंद था। बास स्काईलार्क रिहाई के बाद इस कदर दहशतजदा और हरासा हो गए कि उन्होंने फलकपैमा से किनारा कशी इख्तियार कर ली। अब सिर्फ 7 स्काईलार्क रह गए थे। इस अफरा तफरी में तमाम मुहाजों पर काम बंद हो गया था। इंडस्ट्रियल होम पर किसी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। तालीम बालिगा के तमाम मराकज बंद हो गए। दारुल मुताले में एक तांगे वाले ने अपना घोड़ा बांधना शुरू कर दिया और उसे बाकायदा अस्तबल बना दिया। फलकपैमा का फंड जब्त कर लिया गया था और हेडक्वार्टर की इमारत सरबमोहर कर दी गई थी। रिहाई के बाद स्काईलार्कों के सामने तरह तरह की मुश्किलात थी, जिन पर काबू पाने के लिए निहायत सरगर्मी से जद्दोजहद की जा रही थी। तहरीक को जिंदा रखने के वास्ते असर नौ साजगार फजा पैदा करना पड़ रही थी। डॉक्टर जैदी देर तक सलमान को बीती बातें सुनाता रहा। सलमान ने ये हालात सुने तो गम गुस्से से तड़प कर बोला, ये सारी मुसीबतें खान बहादुर की लाई हुई हैं। बड़ा कमीना और बेरहम शख्स है। डॉक्टर जैदी ने कहा,
اقتدار کی ہوس انسان کو اندھا اور خودغرض بنا دیتی ہے۔ فہیم اللہ اور علی محمد سے بھی کبھی ملاقات ہوئی؟ نہیں، ڈاکٹر نے لمحہ بھر رک کر کہا۔ خان بہادر نے دونوں کو میونسپلٹی میں ملازمت دلوا دی ہے۔ سنا ہے تنخواہ تو زیادہ نہیں، مگر بالائی آمدنی بہت اچھی ہے۔ بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد علی احمد آ گیا۔ اس کے ہمراہ دو نوجوان اسکائی لارک بھی تھے۔ علی احمد نے سلمان کو دیکھا تو گرم جوشی سے گلے لگا لیا، ہنس کر بولا، میں تو سمجھا تھا کہ جس طرح اور اسکائی لارک ہمارا ساتھ چھوڑ گئے، تم نے بھی منہ موڑ لیا۔ سلمان نے تھیکے لہجے میں جواب دیا، میں آج ہی تو اسپتال سے نکلا ہوں۔ آپ لوگوں نے تو یہ تک نہیں پوچھا کہ کس حال میں رہا، زندہ بچا کہ مر گیا۔ علی احمد معذرت کرتے ہوئے بولا، بھائی معاف کرنا، کچھ عرصہ تو جیل میں گزرا، رہائی ملی تو ایسا افراتفری کا زمانہ گزرا کہ کسی کو ایک دوسرے کا ہوش نہ رہا۔ تمہاری شکایت بالکل درست ہے، مجھے اس کا بے حد افسوس ہے۔ سلمان نے مزید کچھ نہ کہا۔ علی احمد اسے اسکائی لارکوں کی سرگرمیوں کے بارے میں بتاتا رہا۔ 8 بجے تک سارے اسکائی لارک دفتر میں اکٹھا ہو گئے۔ ہر ایک نے بڑے جوش و خروش سے سلمان کا خیر مقدم کیا۔ سب اس کی آمد سے بہت خوش تھے۔ ان میں نئی توانائی اور مستعدی نظر آ رہی تھی۔ اس روز سب نے مل کر ایک ساتھ کھانا کھایا۔ 10 بجے کے قریب فلک پیما کا اجلاس ہوا، جس میں صورتحال کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا اور اس کی روشنی میں آئندہ کے لیے لائے عمل طے کیا گیا۔ نئے عزائم اور تازہ ولولے کے ساتھ جدوجہد کرنے کا عہد کیا گیا۔ اجلاس آدھی رات تک جاری رہا۔ ہر مسئلے پر بحث ہوئی اور ہر اسکائی لارک نے بحث میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ نئی تجاویز پیش کی گئیں۔ سب سے زیادہ اس تجویز پر زور دیا گیا کہ فلک پیما کے نئے کارکن بنائے جائیں، مگر علی احمد نے اس تجویز کی مخالفت کی، اس لیے کہ فلک پیما کے پاس اب بہت قلیل فنڈ تھا۔ وہ بھی علی احمد نے 12,000 روپے میں اپنا مکان فروخت کر کے مہیا کیا تھا، اور جس کا بیشتر حصہ مقدمے بازی میں اور ضروری اشیاء کی خریداری پر خرچ ہو چکا تھا۔ اس سلسلے میں بعض اسکائی لارکوں نے اس خیال کا اظہار کیا کہ فلک پیما کے ہمدردوں سے چندہ لیا جائے۔ سلمان کی رائے تھی کہ تعلیم بالغاں کے مرکزوں میں پڑھنے والے طلباء سے فیس لی جائے، جو بہت معمولی ہو۔ ڈاکٹر زیدی نے اس کی تائید کرتے ہوئے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ڈسپینسری سے جو دوائیں دی جاتی ہیں، مریضوں سے ان کی کچھ نہ کچھ قیمت لی جائے، کم سے کم ان لوگوں سے جو قیمت دے سکتے ہیں۔ لیکن اس روز کوئی تجویز منظور نہیں کی گئی اور فنڈ کا مسئلہ آئندہ اجلاس تک ملتوی کر دیا گیا۔ ڈاکٹر زیدی نے سلمان کو مشورہ دیا کہ وہ کچھ دن آرام کرے۔ اس کی صحت اس قابل نہیں تھی کہ کوئی کام کر سکے، مگر اس نے ڈاکٹر کی ایک نہ سنی۔ دوسرے ہی روز اپنے پرانے شاگردوں سے ملا۔ جس جگہ تعلیم بالغاں کا مرکز تھا وہ جگہ دیکھی۔ وہاں ایک قصائی نے گوشت کی دکان کھولی تھی، اس کا گھر بھی قریب ہی تھا۔ سلمان اس سے ملا اور یہ تجویز پیش کی کہ دکان کہیں اور لگائی جائے، مگر وہ سرکش آدمی تھا۔ اس نے نہ صرف سلمان کی تجویز مسترد کر دی بلکہ اس قدر خفا ہوا کہ گالی گلوچ پر اتر آیا۔ سلمان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو بھی غصہ آ گیا۔ اچھی خاصی لڑائی جھگڑے کی فضا پیدا ہو گئی۔ سلمان نے بات آگے نہ بڑھنے دی۔ یہ طے کیا کہ مرکز کسی اور جگہ قائم کر لیا جائے۔ کہیں جگہ نہ ملے تو فوری طور پر کسی کھلی جگہ چٹائیاں بچھا کر اور گیس بتی روشن کر کے کلاسیں شروع کر دی جائیں۔ شام کو سلمان وہاں پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ ایک مکان کی دیوار کے سہارے پرانے ٹین کے چادروں کا سائبان ڈال دیا گیا تھا۔ گیس بتی روشن تھی اور فرش پر چٹائیاں بچھی تھیں۔ اسے بڑی خوشی ہوئی اور وہ دن یاد آ گیا جب فلک پیما نے تعلیم بالغاں کا پہلا مرکز قائم کیا تھا۔ چند ہی روز میں طلباء کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ مجبوراً داخلہ بند کرنا پڑا۔ جب مرکز اچھی طرح چڑھنے لگا تو سلمان نے اس کی ذمہ داری ایک تربیت یافتہ اسکائی لارک کے سپرد کی اور خود دوسرا مرکز قائم کرنے میں مصروف ہو گیا۔ لگ بھگ مہینے بھر میں سلمان نے دوڑ دھوپ کر کے تعلیم بالغاں کے 3 مرکز قائم کر لیے۔ ان میں باقاعدہ تعلیم بھی شروع ہو گئی۔ علی احمد کو سلمان کے واپس آنے سے بڑی مدد ملی۔ اب ہر کام معمول پر آتا جا رہا تھا۔ انڈسٹریل ہوم کو اسکائی لارکوں نے اپنی نگرانی میں لے کر عصر نو منظم کرنا شروع کر دیا تھا۔ دار المطالعے پھر سے قائم کر دیے گئے۔ ڈسپنسری کو بھی درست کیا گیا، مگر سب سے بڑی دقت فنڈ کی تھی، جس کے بغیر کام چلانا بہت مشکل تھا۔ اسکائی لارک ابھی یہ طے نہیں کر سکے تھے کہ فنڈ کس طرح مہیا کیا جائے۔
फंड की किल्लत के बायस स्काई लार्कों ने एक वक्त का खाना बंद कर दिया था, अपनी तमाम ज़रूरियात कम से कम कर दी थी। सिगरेटों के बजाय उन्होंने बीड़ियां पीनी शुरू कर दी थीं। जिनके कपड़े फट गए थे वो दूसरे स्काई लार्कों के कपड़ों से किसी न किसी तौर अपना काम चला रहे थे। सलमान की सेहत अस्पताल से निकलने के बाद पहले ही खराब थी। सख्त मशक्क़त और मुनासिब ग़िज़ा न मिलने के बायस उसका जिस्म और लागर हो गया। चेहरे की हड्डियां उभर आई थीं, आंखें अंदर धंस गई थीं। खुश्क बाल तिनकों की तरह खड़े रहते। उसके चेहरे पर वीरानी बरसने लगी थी, मगर वो अपनी सेहत से बेनियाज काम करने की धुन में मगन था। एक शाम को सलमान शहर के बड़े बाजार से गुजर रहा था। अचानक नियाज से उसकी मुठभेड़ हो गई। नियाज के साथ सुल्ताना भी थी। वो उस वक्त खासी मॉडर्न और तरहदार लग रही थी। जदीद तर्ज का रेशमी लिबास और हल्का हल्का मेकअप, वो किसी शहजादी की तरह नजर आ रही थी। दोनों एक दुकान से निकलकर बाहर आ रहे थे। सलमान ने चाहा कि उनकी नजरें बचाकर निकल जाए, मगर नियाज ने उसे देख लिया। बेतकल्लुफी से बोला, हेलो सलमान। मजबूरन से रुकना पड़ा। नियाज उसके करीब आकर बोला, अरे भाई कहाँ हो, कहीं नजर ही नहीं आते। सलमान ने जवाब दिया, मैं तो यही था, मगर तुमने ये अपना क्या हुलिया बना लिया है। सलमान उसकी बात सुनकर कदरे घबरा गया। वाकई उसका अजीब हुलिया था। खुश्क बाल, बढ़ा हुआ शेव, चेहरे पर गर्द, लिबास गंदा जिसकी एक आस्तीन इस तरह फट गई थी कि अंदर की जिल्द साफ नजर आती थी। और नियाज ऐसा लगता था जैसे किसी लॉन्ड्री से अभी धुल धुला कर निकला है। शार्क स्किन की झलकती हुई सफेद बुशर्ट और कार्डराई की पतलून में वो खासा स्मार्ट लग रहा था। चेहरे की रंगत निखर गई थी। रुखसारों पर हल्की हल्की सुर्खी थी। आंखें शफाफ थी। सुल्ताना के हमरा किसी तरह भी वो नामाजूम नहीं मालूम हो रहा था। सलमान ने उसके रूबरू खुद को कूड़े के ढेर से निकले हुए मरियल चूहे की तरह हकीर महसूस किया। नियाज बोला, कहीं नौकरी वोकरी भी मिली या अभी तक बेरोजगारी का चक्कर चल रहा है। नौकरी का इरादा तो मुद्दत हुई मैंने तर्क कर दिया। तो फिर कैसे काम चल रहा है? नियाज ने सलमान से पूछा। कुछ सोशल काम कर रहा हूं आजकल। नियाज हंसने लगा। अरे भाई, इस सोशल काम वाम के चक्कर में कहां पड़े हुए हो, जरा अपनी हालत तो देखो। मैं पहले तो तुम्हें पहचान ही ना सका। सलमान उसकी बातों से परेशान हो गया। कहने लगा, बीमार था। नियाज बड़े सरपरस्ताना अंदाज में बोला, भाई लीडरी वीडरी तुमको जेब नहीं देती। ये तो बड़े लोगों के चौंचले हैं। मेरा कहा मानो तो इस झंझट पर लानत भेजो। कल किसी वक्त आकर मुझसे मिल लो, तुम्हारे लिए नौकरी का बंदोबस्त करा दूंगा। मेरा दफ्तर पावर हाउस के बराबर वाली सड़क पर है। वहां पहुंचकर जिस किसी से भी पूछोगे दफ्तर का पता बता देगा। मैं आमतौर पर 9 बजे दफ्तर पहुंच जाता हूं और 2 बजे तक जरूर रहता हूं। लो ये मेरा कार्ड रख लो। उसने जेब से विजिटिंग कार्ड निकालकर सलमान को दिया। सलमान उसकी बातों पर सख्त झुंझलाया। दिल ही दिल में कहा, ये साला कबाड़िया खुद को क्या समझने लगा है। ना जाने क्या 420 करके कुछ रकम पैदा कर ली। अब इस तरह बात कर रहा है जैसे दौलत के साथ अकल भी बड़ी हो गई। उसने किसी कदर बेरुखी का मुजाहरा किया। आपकी इस हमदर्दी का शुक्रिया। फिलहाल मुझे मुलाजमत की जरूरत नहीं। अगर कभी ऐसा प्रोग्राम हुआ तो आपसे जरूर मिलूंगा। सलमान ने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर बीड़ी का बंडल निकाला और एक बीड़ी होंठों से लगाकर सुलगाने ही वाला था कि नियाज ने अपना सुनहरी सिगरेट केस खोला और सलमान के सामने करते हुए कहा, लो ये 3-5 पियो। शुक्रिया, मैं बीड़ी पीऊंगा। नियाज बेतकल्लुफी से बोला, अमा इस खामखा के तकल्लुफ में क्या रखा है। अच्छी चीजें इस्तेमाल करोगे तो बातें भी अच्छी सूझती हैं। उसी वक्त सुल्ताना ने बेजारी से कहा, चलिए देर हो रही है। नियाज ने पलट कर सुल्ताना की जानिब देखा, मुस्कुरा कर बोला, ये मिस्टर सलमान हैं, मेरे पुराने मिलने वाले हैं। पढ़े लिखे आदमी हैं। लीडरी के चक्कर में पड़कर अपनी ये हालत बना ली। वो सलमान की तरफ से सफाई पेश करने लगा, मगर सुल्ताना ने सलमान का जरा भी नोटिस न लिया। बेनियाजी से अपने लंबे सुर्ख नाखून देखती रही। सलमान के लिए एक एक लम्हा दोभर हो रहा था। वो शदीद जहनी कर्ब में मुब्तला था। घबरा कर नियाज से बोला, अब मैं चलूंगा, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। अच्छा,
جی چاہے تو کبھی دفتر کی طرف چلے آنا۔ یہ کہتا ہوا نیاز آگے بڑھ گیا۔ سلطانہ اس کے ساتھ آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ اس کی خوبصورت سراہی دار گردن اٹھی ہوئی تھی، چال میں تمکنت تھی۔ دونوں قریب کھڑی ہوئی کار میں بیٹھ گئے۔ کار نیاز ڈرائیو کر رہا تھا، تانا اس کے برابر ہی بیٹھی تھی۔ سلمان چپ چاپ کھڑا ان کو دیکھتا رہا۔ اسے گمان ہوا سلطانہ ایک بار اس کی جانب ضرور دیکھے گی، مگر سلطانہ نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ بڑے لاڈ سے نیاز کے شانے پر جھک کر اس کے کان میں آہستہ سے کچھ کہا۔ دونوں مسکرا دیے۔ کار اسٹارٹ ہوئی اور سڑک پر دوڑنے لگی۔ سلمان دور تک اسے خوابناک نظروں سے دیکھتا رہا۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے سوچا، سلمان، سلطانہ اب بہت دور جا چکی ہے اور تم دلدل میں پڑے ہو، اور اس دلدل میں گرنا تم نے خوشی سے منظور کیا ہے، اس لیے کہ تم معاشرے سے غلاظت صاف کر دینا چاہتے ہو۔ تمہیں حسین چیزوں کے متعلق نہیں سوچنا چاہیے، خواہ وہ سلطانہ ہو یا چودھویں کا چاند۔ تم تو خوبصورتی کے حصول کے بجائے بدصورتی کو حسن میں ڈھالنے کی جد جہد کر رہے ہو۔ سلمان نے کسی نہ کسی طرح اپنے دل کو سمجھا تو لیا، مگر وہ یہ نہ بھول سکا کہ اس کی زندگی میں ایک لڑکی سلطانہ بھی آئی تھی، جس نے ایک رات اس سے محبت کی بھیک مانگی تھی، اور جس نے اسے اس قابل بھی نہ سمجھا کہ ایک نگاہ غلط انداز ہی ڈال لیتی۔ کیا وہ اس سے انتقام لے رہی تھی؟ واقعی سلطانہ نے اسے حقیر سمجھا تھا؟ یہ اور ایسے ہی نہ جانے کتنے سوالات اس کے ذہن میں ابھرتے رہے، ڈوبتے رہے، ابھرتے رہے۔ اسی الجھن میں وہ اس روز پوری یکسوئی کے ساتھ پڑھا بھی نہ سکا۔ رات اس نے بڑی بے چینی میں گزاری، پھر اس کی کتنی ہی راتیں بے چینی میں کٹی۔ ایک روز وہ اسی بے چینی کے عالم میں علی احمد کے پاس پہنچا۔ یہ عذر پیش کیا کہ اس کی ماں کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ چند روز کے لیے گھر جانا چاہتا ہے۔ علی احمد نے اس سے صرف اتنا کہا کہ جس قدر جلد ہو سکے واپس آنے کی کوشش کرے۔ اس نے سلمان کو 20 روپے زاد راہ کے طور پر دیے اور ایک بار پھر جلد آنے کی تاکید کی۔ دوسرے روز سلمان رات کی ٹرین سے سفر پر روانہ ہو گیا۔ ستمبر کی ایک دھندلی صبح کو سلمان چپ چاپ اپنے گھر پہنچ گیا۔ اس کے ہاتھ میں بوسیدہ اٹیچی لٹک رہا تھا، لباس ملگجا تھا اور سر کے خشک بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اپنی وضاقتہ سے کسی دواخانے کا ایجنٹ معلوم ہوتا تھا۔ اس کی آمد پر نہ کوئی ہلچل پیدا ہوئی، نہ ہی کسی نے توجہ دی۔ گھر کا ہر فرد سرد مہری سے پیش آیا۔ باپ نے تو بات تک کرنا گوارا نہ کی، البتہ ماں کی ممتا بلک اٹھی۔ وہ اسے سینے سے لگا کر دیر تک روتی رہی۔ چند لمحے اس کے چاروں طرف ہجوم رہا، پھر ہر کوئی خاموشی سے اپنے کام کاج میں مصروف ہو گیا۔ نہ کسی نے زیادہ بات چیت کی اور نہ اس پر سوالات کی بوچھاڑ کی۔ اس کے جھلسے ہوئے چہرے پر چھائی ہوئی ویرانی، دسی ہوئی آنکھوں اور ڈھیلے ڈالے ملگجے لباس نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ سلمان نے غور کیا کہ اس کی غیر حاضری میں گھر میں بہت سی تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ باپ ملازمت سے ریٹائرڈ ہو کر پینشن پر آ گیا تھا۔ اس نے لمبی داڑھی رکھ لی تھی۔ وہ بڑی پابندی سے 5 وقت نماز پڑھتا، سویرے تاروں کی چھاؤں میں اٹھ بیٹھتا اور دیر تک کلام پاک کی تلاوت کرتا۔ رات کو تہجد بھی پڑھتا۔ اس کا بیشتر وقت اپنے کمرے میں گزرتا تھا، جہاں وہ خاموش بیٹھا حقہ گڑگڑایا کرتا اور دینی کتابوں کا مطالعہ کرتا۔ نماز مغرب کے بعد وہ اپنے کمرے سے باہر نکلتا اور صحن سے چپ چاپ گزرتا ہوا بیٹھک میں جا کر بیٹھ جاتا۔ پاس پڑوس سے اس کے کچھ ہمسن بوڑھے آ جاتے۔ وہ حقہ پیتے، پان چباتے اور باتیں کرتے۔ ان کی گفتگو کا دائرہ بہت محدود ہوتا۔ کچھ بیتے دنوں کی یادیں، کچھ ذاتی الجھنیں، کبھی دنیا کی بے ثباتی کا رونا، کبھی نئی پود کی بے راہ روی پر کوڑھنا، اور کبھی کبھار گرد و پیش کی زندگی پر سرسری سے تبصرہ۔ باپ کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے اطمینان قلب حاصل ہے۔ اسے فخر تھا کہ اس نے 36 سال تک بڑی خوش اسلوبی سے سرکاری ملازمت کی اور دیانتداری سے اپنے فرائض انجام دیے۔ ہمیشہ افسران بالا کو خوش رکھا۔ اس کا ریکارڈ صاف ستھرا رہا۔ اسے 325 روپے ماہانہ پینشن مل رہی تھی۔ مزے سے گزر بسر ہوتی تھی۔ اس نے اپنی تمام اولادوں کو اعلیٰ تعلیم دلا کر اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ اچھی زندگی گزار سکتے تھے۔ اسے دکھ تھا تو صرف اس بات کا کہ اس کا بیٹا سلمان نالائق رہ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ سلمان نائب تحصیلدار نہیں تو کم از کم سب انسپکٹر پولیس ہی بن جاتا۔
माँ अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़ी लगती थी। उसके मिजाज में चिड़चिड़ापन आ गया था। वो बात बात पर रोना पीटना शुरू कर देती। कभी इस घर पर उसकी हुक्मरानी थी, मगर अब उसे काठ कबाड़ की तरह नाकारा करार देकर घर के कोने में बिठा दिया गया था। वो एक कोठड़ी नुमा मुख्तसर कमरे में पड़ी खांसा करती, पान चबाया करती और छालिया कुतरा करती। बलगम और पान की पीकों से उसने दीवारों पर खूब गुलकारियां की थीं। वो अपनी औलाद को सरकश और बदतमीज समझती थी और औलाद उसे जाहिल और कूढ़ मगज करार देती थी। घर में जब कोई मेहमान आता तो उसके कमरे में बाहर से ताला लगा दिया जाता, इसलिए कि वो बड़ी बेसरोपा बातें करती थी। उसके लहजे से नफासत और शाइस्तगी के बजाय फूहड़पन टपकता था। वो बातों की धुन में अक्सर ऐसी बातें कह जाती जो बहुत मायूब होती थीं और जिनसे घर के वो राज अफशा होते जिनको 7 पर्दों में छिपाने की कोशिश की जाती। लेकिन यही एक ऐसा वक्त होता जब वो अपनी औलाद से इंतकाम ले सकती थी। वो अपना मलगुजा लिबास पहने, जूतियां घसीटती, सबड़ सबड़ करती, अदबदा के मेहमानों के सामने आ जाती। दोनों लड़कियों और बहू के चेहरे सफेद पड़ जाते। वो दांत कटकटाकर उसे घूरती ताकि वो जल्द अज जल्द नजरों से दूर हो जाए, लेकिन वो सब कुछ नजरअंदाज करके ऐन मेहमान के सामने आकर बैठ जाती और दुनिया जहान के कजिए छेड़ देती। बाद में घर के अंदर कोहराम मचता, हर तरफ से उस पर लताड़ पड़ती। वो चीख चीख कर रोती, कोसने देती और अपनी बहन के घर हमेशा हमेशे के लिए चले जाने की धमकी देती। फिर ट्रंकों और संदूकों से कपड़े निकलते, सामान बंधता और स्टेशन जाने के लिए तांगा बुलाया जाता। ये गोया सारे ड्रामे का नुक्ता उरूज होता। जाने से कबल माँ हर एक के गले लगकर सिसकियां भरती और यहीं से हालात मामूल पर आना शुरू हो जाते। सारा मामला रफा दफा हो जाता। जब भी घर में मेहमान आते तो उनके जाने के बाद अक्सर यही ड्रामा होता। कभी ऐसा भी होता जब मेहमानों की आमद से पहले माँ के ढेरों मक्खन लगाया जाता। 100 तरह से उसकी खुशामद होती, बार बार हिदायतें दी जाती और मिन्नत समाजत करके उसे कमरे में बंद कर दिया जाता। मगर ये उसकी मर्जी पर मुनहसिर था, इसलिए कि वो कमरे के अंदर से भी शोर मचा सकती थी और उसका ये इक़दाम बहुत ही खतरनाक होता था। चुनाचे कभी तो हंगामा टल जाता और कभी पास पड़ोस वालों को भी मेहमानों की आमद का पता चल जाता। माँ को सबसे ज्यादा शिकायत अपनी छोटी बेटी से थी, जिसके सुपुर्द इन दिनों खानादारी का सारा इंतजाम और इंसराम था। ये जिम्मेदारी संभाल कर उसने माँ के हक पर डाका डाला था, जिसे वो किसी कीमत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इस हक से महरूम होने के बाद उसकी हैसियत घर में मुलाजमों जैसी हो गई थी। अब छोटी बेटी की हुक्मरानी थी। वो इंटरमीडिएट के फाइनल ईयर में थी। उसे जदीद वज़ा के भड़कदार लिबास, मेकअप और अपनी उस्तानियों को नित नए तोहफे देने का शौक था। इस फजूल खर्ची का असर घर के बजट पर पड़ता और हमेशा नजला माँ के पानदान पर गिरता, जो उसका मुंह से तन्हाई रह गया था। वो हर बात से बेनियाज हो चुकी थी। उसे सिर्फ पान से दिलचस्पी थी और जब पान मिलने में भी कोई दुश्वारी पेश आती तो वो शोले की मानंद भड़क उठती। सलमान की बड़ी बहन लाहौर के किसी कॉलेज में लेक्चरर थी और उन दिनों छुट्टियों पर घर आई हुई थी। उसने फलसफे में एमए किया था, लेकिन वो खुद एक ही फलसफे में यकीन रखती थी और वो फलसफा ये था कि किसी गजेटेड ऑफिसर से शादी हो जाए। इसी इंतजार में उसके बालों में सफेदी झलकने लगी थी। मेकअप के बावजूद आंखों के नीचे हल्की हल्की झिर्रियां साफ नजर आ रही थी। वो घर में किसी से बातचीत कम ही किया करती और सब पर इस तरह हुक्म चलाया करती गोया वो उसके ताबेदार हों। गजेटेड अफसर शौहर से मायूस होकर अब वो गैर मुल्की स्कॉलरशिप के लिए कोशां थी। उन दिनों उस पर यही धुन सवार थी और उसे हासिल करने के लिए उसने वजारत तालीम के एक बड़े अफसर के बंगले के इतने तवाफ किए थे कि उसके मुतालिक तरह तरह के स्कैंडल मशहूर हो गए। मंजला भाई नहर के महकमे में मुलाजिम था। वो सरतपा तसन्ने था। उस पर मगरिबियत दीवानगी की हद तक सवार थी। उसकी बीवी ग्रेजुएट थी, लिहाजा वो और भी ज्यादा अंग्रेज बनता जा रहा था। वो सवेरे उठकर बेड टी पीता, नाश्ते के साथ अखबार का मुतालिया करता और अखबार में हमेशा ऐसी खबरें तलाश करने की कोशिश करता जिनमें उन अफसरों का जिक्र होता जिनसे उसकी शुनासाई थी। दफ्तर जाते वक्त बीवी उसे दरवाजे तक छोड़ने जाती थी, जहां वो उसकी पेशानी को बोसा देता और बाय बाय कहता हुआ चला जाता।
बीवी को हमेशा डार्लिंग कहता, हॉलीवुड की फिल्में देख देख कर नए नए अंदाज के लिबास पहनता और बड़ा अजीबो गरीब नजर आता। वो घर में रोजाना नित नई तब्दीलियां करता रहता। एक रोज पीतल की एक घंटी ले आया जो खाने की मेज पर रख दी गई। नाश्ते और खाने के वक्त उसे बजाकर बाकायदा ऐलान किया जाता। कभी बीवी के लिए जिम्नाजियम का सामान ले आता। सवेरे बहुत तड़के उठता और अपनी निगरानी में बीवी से वर्जिश करवाता। उसे तरह तरह की हिदायतें देता। आमतौर पर वो अपना हर तजर्बा बीवी पर आजमाता था। जब वो मोटी हो जाती तो डाइटिंग करवाता, दुबली हो जाती तो मक्खन और दूध की मिकदार में नाप नाप कर इजाफा करता। वो अपने बच्चों से हमेशा अंग्रेजी में बातचीत करता। अगर कभी उनकी जबान से उर्दू का लफ्ज सुन लेता तो आग बगूला हो जाता। उसके 2 बच्चे थे जो बहुत कमसिन थे, मगर उन्हें कॉन्वेंट में दाखिल कराने के लिए उसने अभी से कोशिशें शुरू कर दी थीं। वो कोई बड़ा ओहदेदार नहीं था। आमदनी कम थी और अखराजात बढ़ते जा रहे थे, जिन्हें पूरा करने के लिए वो रिश्वतखोरी के नित नए तरीके ईजाद करता था। उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी और वो ये थी कि उसे बड़ा आदमी समझा जाए। लेकिन माँ उसे बड़ा आदमी समझने के बजाय निरा काट का उल्लू समझती थी, जिसका इंतकाम वो इस तरह लेता था कि अक्सर रात को बियर का एक गिलास चढ़ाता और नशे की तरंग में माँ को डांटता फटकारता। छोटा भाई बीए कर चुका था। वो तमाम वक्त पढ़ने में जुटा रहता। उसकी जिंदगी का एक ही मिशन था कि किसी तरह सीएसपी बन जाए। शानदार बंगला, झलकती कार, अर्दली और सर कहने वाले मातहतों की पलटन। इस मकसद के हुसूल के लिए वो अपनी बीनाई खराब कर चुका था। वो मोटे मोटे शीशों की ऐनक पहनता था। उसे अपने गिरदोपेश की जिंदगी से कोई इलाका न था। वो हर वक्त अपने कमरे में किताबों पर झुका नजर आता। सलमान कई बरस बाद आया था और उन कई बरसों में इतनी बहुत सी तब्दीलियां आ चुकी थीं कि वो अपने घर में खुद को अजनबी महसूस करने लगा। बज़ाहिर उसके भाई बहनों के प्रोग्राम मुख्तलिफ थे, मगर सबकी मंजिल एक ही थी। वो उस सीढ़ी तक पहुंच जाना चाहते थे जिस पर चढ़कर वो ऊपर के तबके में शामिल हो सकते थे, मगर वो खला में मौल्लिक होकर रह गए थे। उनके सर नीचे और टांगें ऊपर थीं ताकि वो नीचे न देख सके, सिर्फ बुलंदी को देख सके। वो नीचे उतरना नहीं चाहते थे और ऊपर पहुंचना उनके बस में न था। उन्हें एक ऐसे सहारे की जरूरत थी जो उनका हाथ पकड़कर ऊपर खींच ले। सलमान इसलिए घर आया था कि उसकी सेहत कुछ संभल जाएगी और जिस जहनी इंतशार में मुब्तला था उसमें कुछ कमी आ जाएगी। मगर हफ्ता भी न गुजरा था कि टाइफाइड में मुब्तला हो गया। ऐसा बीमार पड़ा कि हफ्तों बिस्तर पर पड़ा रहा। ये उसकी जिंदगी का बड़ा अजियतनाक दौर था। उसके भाई बहनों का रवैया बड़ा अफसोसनाक था। कोई उसके करीब आकर न फटकता। वो उससे इस तरह कतराते जैसे वो मुजस्सम टाइफाइड की बला बन गया था कि करीब आते ही उनसे चिमट जाती। सब मिलकर कहकहे लगाते, फिल्मों पर तबसरा करते, लिबासों के नए डिजाइनों पर बहस होती, मगर कोई उसकी अलालत के मुतालिक बात भी न करता। वो बुखार में बेसुध पड़ा तपता रहता, बेचैनी से करवटें बदला करता, एक एक चीज को तरसा करता। मंजले भाई को तो अपनी नित नई मसरूफियात के बायस उसके मुतालिक सोचने तक की फुर्सत नहीं थी।